तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को। अब आप बताइए पीएम मोदी कब आ रहे हैं ईआरसीपी के उद्घाटन के लिए? कहाँ है कार्यक्रम? आप कहेंगे सुना है आने वाले हैं जल्द जयपुर, पर जयपुर में कहाँ ये भी सुना ही है। टीकाराम जूली को आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाना बहुत प्रिय है। कभी अलवर में लगाते दिखे थे लोकसभा के दौरान, तो कई जगहों पर लगाया, एक बार फिर लगा रहे हैं सुना है टाइप वाले कार्यक्रम पर। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कोई ऑफिशियल प्रोग्राम आया नहीं है। हो सकता है कि सुगबुगाहट कहीं सच हो गई तो भारी ना पड़ जाए, इस डर से ये आरोप पहले ही लगा दिया गया। पर सवाल तो उठता है कि डर किस बात का? आपके हिसाब से तो प्रदेश में 10 महीने के काम पर बीजेपी को वोट नहीं मिलने हैं, तो क्या एक कार्यक्रम गणित बदल देगा? क्या कांग्रेस मोदी से डरती है? सवाल यह भी कि क्या मोदी उपचुनावों के बीच आने वाले हैं कि नहीं? आज चर्चा इसी पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी और अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। यशवर्धन भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मतलब ठीक है, दूध का जला छाछ फूंक कर पिएगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी तो कुछ पीने लायक स्थिति नहीं थी, फिर फूकना क्यों? स्वप्निल जी, जब भी किसी बात पर कोई बयान दिया जाता है तो उसमें पीछे उसका पूरा इतिहास देखा जाता है। मैं आपको एक मजेदार घटना याद दिलाता हूँ। शायद 2018 में मेरठ के पास वाली विधानसभा लोकसभा में इलेक्शन था। चुनाव प्रचार बंद हो गया था, उसके बीच में एक दिन का वक्त था। तो पीएमओ के स्ट्रेटेजिस्ट ने एक बहुत जोरदार स्ट्रेटेजी निकाली। उस विधानसभा के बिल्कुल अड़े हुए में एक 81 किलोमीटर का हाईवे था, उसमें से केवल 9 किलोमीटर बना था, केवल 9 किलोमीटर, 81 में से 9 किलोमीटर। मोदी जी ने वो पूरा 9 किलोमीटर का रोड शो किया, यानी जहां से बनना चालू हुआ जहां खत्म हो गया वहां तक पूरा रोड शो किया, ताकि जो बिल्कुल पड़ोस की जो विधानसभा है या लोकसभा है उसमें प्रचार हो जाए। समझ रहे हैं आप? सेम यही चीज बंगाल में की। बंगाल में चुनाव प्रचार बंद हो गया तो इन्होंने इतने ब्रिलियंट तरीके से बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश में एक मंदिर में जाके और वहां दर्शन करने पहुंच गए, क्योंकि उस मंदिर के जो अनुयायी हैं वो बंगाल में खूब सारे थे। तो ये इस तरह की काम करते रहते हैं। तो जब काम करते रहते हैं तो एक व्यक्ति का आकलन हो जाता है कि कौन कितनी कहां चालाकी कर सकता है, उसी चालाकी के आधार पर प्रिएम्प्टिव बयान दिया जाता है। यशवर्धन भाई देखिए, ठीक है, मैं आपको एक बात की बताई देता हूं कि आप ये कह तो रहे हैं कि जो उनके स्ट्रेटेजी करने वाले चेहरे हैं वो होशियार बहुत हैं, है ना? ये आप मान रहे हैं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो चेहरे एक दिन जयपुर में बिताने की जगह महाराष्ट्र और झारखंड में दम लगाएंगे या उपचुनावों में यहां प्रचार करने आ जाएंगे? उपचुनावों में अगर 7 सीट भी आप लोग जीत गए तो सत्ता पे क्या अंतर पड़ना है? कुछ नहीं। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के हमेशा चुनाव साथ होते थे। इस बार वो जो ब्रिलियंट जो स्ट्रेटेजिस्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव अलग अलग करवाए गए। ये स्पष्ट कह रहा हूं मैं कि ये 2 चुनाव अलग अलग करवाए गए ताकि हरियाणा पर पूरा फोकस किया जा सके। नहीं तो लेकिन ईआरसीपी का फायदा तो हरियाणा को भी मिलता ना यशवर्धन भाई। तो ये कार्यक्रम तो तब होने चाहिए। नहीं मिलता, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता। ईआरसीपी का कोई लेना देना नहीं है हरियाणा। नहीं, ईआरसीपी का नहीं है तो जी हाँ, ईआरसीपी का नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रचार, क्योंकि बगल में होने वाला एक लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर देते तो हरियाणा में एक तरह से एक ही दिन में 2 प्रचार हो जाते। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं महाराष्ट्र झारखंड का तो कोई लेना, महाराष्ट्र झारखंड में तो मेन चुनाव है ना। अगर मोदी को जाना भी है तो वहां जाएंगे, एक दिन का कार्यक्रम यहां का क्यों निकालेंगे? जी बिल्कुल, इनका पूरा काम ही केवल काम क्या है, फिर गवर्नेंस तो करते नहीं है, पूरे वक्त चुनाव की तैयारियां करते हैं। तो चुनाव में जयपुर आने में कहां समस्या है? हाँ। आ जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें लीगल हो सकती हैं लेकिन मॉरल नहीं है, नैतिक नहीं है। और नैतिकता से 2014 के बाद से पूरा भारत देख रहा है कि जो सीट पर जो राजनेता बैठे उनका नैतिकता से दूर दूर तक लेना देना। आप डर रहे हैं? उन्होंने सारे नॉर्म्स खत्म कर दिए। आप डर रहे हैं? नैतिकता के नाम पर तो ये लोग हंसते हैं बैठकर। नहीं, आप डर रहे हैं मोदी के आने से? आप डर रहे हैं रातों रात हवा बदल जाएगी, 7 सीटें चल देंगी? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। हम तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसकी जब ऑफिशियल प्रोग्राम आया ही नहीं उससे पहले ही आपत्ति खड़ी कर देना कहीं ना कहीं तो ये बताता है ना कि कोई तो डर है। देखिए, जो आदतन इस तरह की हरकतें करने वाले जो पूरी एक टीम है उसकी हम आदत जानते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हमने प्रीएम्प्टिवली ये बात कही है कि इस तरह की हरकत कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सावधानी बचाव है ना। ये वाला जो डायलॉग है ये बेसिकली कांग्रेस शासनकाल के दौरान ही बना था, जब सेंटर में कांग्रेस हुआ करती थी। आपको याद होगा, बहुत पुराना ये नारा है। लेकिन शैलेंद्र भाई, क्या मोदी आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं? वंस एंड फॉर ऑल भाई क्लियर तो हो
क्योंकि सुना बहुत कुछ है। देखिए स्वप्निल जी, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, कोई ऑफिशियल लेटर वहां से जारी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी का दौरा है। और दूसरी बात रही, मैं तो हर्षवर्धन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने ये स्वीकार तो किया कि कांग्रेस पार्टी बिना नीति, बिना रीति, बिना स्ट्रैटेजी के चलने वाली पार्टी है। और किस तरह से आप देखिए, इनको तो खुश होना चाहिए। नहीं, ये कहाँ बोला उन्होंने? नहीं, ये स्ट्रैटेजी कहा ना, स्ट्रैटेजिकली चालाक है, स्ट्रैटेजी अच्छी तो है। आपको बोला। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं, तो कांग्रेस के पास नहीं है ना स्ट्रैटेजी, यही तो मैं कह रहा हूं। डेढ़ शाना बोल रहे हैं, डेढ़ शाना होना और आप समझ ही नहीं रहे। अंतर है। अरे आप समझ ही नहीं रहे, हमको अगर स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तो स्ट्रैटेजी है ही नहीं, आपकी नीति रीति तो रही नहीं, कांग्रेस पार्टी विचारधारा तो बची नहीं। और ईआरसीपी जो एक सतत विकास का मुद्दा है, जो राजस्थान का ही नहीं मध्य प्रदेश भी उससे लाभान्वित होने वाला है, और उस पर आप किस तरह से आज राजनीति कर रहे हो। अरे आपको शुरू कर देना चाहिए था उस एनओसी, तो आपको मध्य प्रदेश से लाकर आपको काम शुरू करा देना चाहिए था। जो काम आज धरातल पर होने जा रहा है या शुरू हो रहा है, जिसकी डीपीआर कंप्लीट हो गई है, उस पर तो आपको हमारा साथ देके खड़ा होना चाहिए था कि पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन है ये। शैलेंद्र भाई, ये बात तो फैक्ट है ना कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जगह तलाश रहा है, पार्किंग की व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है। डेट किसी के पास नहीं आई है, सब प्रस्तावित है, लेकिन वो ये कर तो रहा है। अब मसला ये है कि क्या मोदी उपचुनावों के बीच ही आएंगे या टालेंगे ईआरसीपी के उद्घाटन को, कम से कम महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव निपटने तक, क्योंकि पहले तो वहां ज्यादा प्रचार करना जरूरी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनावों को सत्ता की दृष्टि से नहीं देखती है। हम जनता की सेवा के लिए आए, जो जनहित में होगा, जो व्यापक रूप से जो जनता को प्रभावित करेगा, वो हम काम करते हैं। और जहां तक रही तो मोदी आएंगे, आप, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, बहुत बड़ी बिल्कुल बड़ा है। मैं तो कह रहा हूं उनको स्वागत करना चाहिए मोदी जी का, कि अगर इनको तो विपक्षी पार्टियों को कहना चाहिए आइए साहब आप आइए और उद्घाटन करिए, ताकि जल्दी से जल्दी का नहीं वो ये कह रहे हैं कि 20 दिन बाद आइए, 13 नवंबर या 13 उससे नवंबर क्या फर्क पड़ेगा बताइए ना। आचार संहिता जहां चुनाव हो रहे हैं वहां लग रहे हैं, बगल के जिलों में कोई आचार संहिता नहीं है। अगर कोई विकास का कार्य हो रहा है जो जीवनदायिनी है, उस पर अगर आ रहा है। और जहां तक रही चुनावों की बात, तो हम तो 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं जनता के सामने। आप तो एडवोकेट है ना, मुझे एक बात बताइए कि क्या आचार संहिता का उल्लंघन होगा अगर मोदी आ जाते हैं? सवाल नंबर 1। बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा, जब कांग्रेस ये कह रही है कि 13 नवंबर के बाद आ जाएं, तो नतीजे आने तक आचार संहिता रहती है कि क्या रहता है? नहीं, देखिए जहां अगर चुनाव होते हैं तो उस जिले में आचार संहिता रहती है, और पूरे राजस्थान में आचार संहिता नहीं रहती। और अगर कोई सतत विकास का काम होने जा रहा है, कोई अच्छा काम होने जा रहा है, तो उसमें रुकावट क्यों बनना, क्यों राजनीति करना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या, जो कि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, क्या 14 नवंबर को आचार संहिता लगी रहेगी? नहीं, नतीजे के बाद नहीं लगी। नहीं, नतीजे के बाद नहीं, नतीजे के पहले, मतदान के बाद नतीजे के पहले। नहीं, आचार संहिता वहीं तक लगी रहेंगी जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, जब तक मतदान हो जाए या जब तक नतीजे ना आ जाए? मतदान, जब तक मतदान होके नतीजे तो मतलब 14 तारीख 15 तारीख को भी आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं साहब कि आज करना क्या है हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम जनता की सेवा करते हैं। 10 महीने में हमने 10 साल का रिजल्ट देके बता दिया है आपको। ईआरसीपी पे ये समझौता नहीं कर पाए थे, अशोक गहलोत जी ने इसको लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया। एनओसी नहीं दी इनके खुद के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, अगर इनको याद हो, यशवर्धन जी को। हम उसको एमओयू लेकर आए, उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए जल मिलेगा। और किस तरह से हमने यमुना जल समझौता किया। आपने 30 साल आपने जब तक सेंटर बीच में नहीं आया तब तक तो हरियाणा भी नहीं माना ना। नहीं, सेंटर तो हमेशा बीच में ना स्वप्निल जी। कहा था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने कई बार चिट्ठियां लिखी, और यहां तक भी हो गया था, एक बार मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी थी कि ठीक है मैं मीटिंग में आ रहा हूं, उसके बावजूद नहीं आए। लगातार केंद्र का जो जल संसाधन विभाग लगातार राजस्थान से डायलॉग करता रहा, अधिकारी लेवल पर, मंत्री लेवल पर। लेकिन राजस्थान की जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उन्होंने उदासीनता दिखाई। वो नहीं चाहते थे पूर्वी राजस्थान के लोगों को कि प्यास बुझे। खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज दे रहा हूं। ये ईआरसीपी से कितना पानी पर मंथ या पर ईयर आने वाला है, समझौता क्या हुआ है, उसमें हमारा क्या परसेंटेज है, हरियाणा का क्या परसेंटेज है, एक बार बता दें। देखिए इसमें हरियाणा राज्य का कोई परसेंटेज नहीं है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, सॉरी हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश, चंबल कितना परसेंटेज से निकलती है। तो ईआरसीपी जो है उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं, 3700 क्यूबिक पानी मिलेगा, क्यूबिक मीट्रिक टन, जो भी इसका टर्मिनोलॉजी होती है साइंटिफिक, उतना पानी मिलेगा, जिसमें पीने का पानी भी मिलेगा और आपका सिंचाई का पानी भी होगा, तो ये इंडस्ट्रियल के लिए भी होगा। ये सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आई है? ईआरसीपी का समझौता डीपीआर आएगी तो पब्लिक
प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा ना। डीपीआर बन रही है, समझौता भी ला दीजिए। डीपीआर बन रही है ना, आप बताइए। ये तो डीपीआर को संशोधित कर नहीं पाए कांग्रेस पार्टी वाले। डीपीआर इनको के तो पहले नैतिक अधिकार है नहीं। उद्घाटन, डीपीआर के पहले उद्घाटन, डीपीआर आ रही है। डीपीआर निश्चित तौर पर बन गई होगी। जिस दिन उद्घाटन होगा डीपीआर भी ठीक है, सामने आ जाएगी। ठीक है, भाई ठीक कार्यक्रम है, तो शुरू करना ही है, ठीक है। विकास का कार्यक्रम शुरू करना है। और भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक है। जिसका शिलान्यास करते हैं, हाँ। जिसका उद्घाटन करते हैं, हम उसका समापन भी हम ही करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 साल बाद ईआरसीपी को हम दो सेकंड देते हुए देखेंगे। मैं टॉन्ट कस रहा हूं। मैं पहले मैं आपको बता दूं, मैं टॉन्ट कर रहा हूं। उद्घाटन तो शिवाजी की मूर्ति का भी किया, पर उसका क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूं कि कोई चीज हड़बड़ी में ना हो, पूरे डिस्कशन के बाद हो। लेकिन अभी डिस्कशन के पॉइंटर्स हमारे पास है नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। अविनाश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश शर्मा जी, क्या चेंज हो जाएगा अगर मोदी आ भी जाए और कर भी दे उद्घाटन? अव्वल तो अगर वो आते भी हैं तो जयपुर या उन जिलों से बाहर ही आएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? देखिए स्वप्निल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलें। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो ईआरसीपी के लिए आ रहे हैं। और वो चाहे कहीं भी किसी भी, अगर वो ये जो 7 उपचुनाव जो वाले जिले हैं उनमें ना जाकर के कहीं भी आ रहे हैं, तो वो एक देश का एक नियमित कार्य है और नियमित कार्य के लिए वो आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस इतना इन नतीजों से, ऐसा तो होना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। दूसरी बात, दूसरा मैं आपको ये बता दूं, ईआरसीपी को लेकर के, ईआरसीपी इस राजस्थान के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत ही, एक प्रकार से अगर कहा जाए तो एक अमृतामयी एक योजना थी, जिसको लटकाने भटकाने का काम जो किया वो कांग्रेस सरकार ने किया। यहाँ गहलोत की सरकार थी, वहां कमलनाथ की सरकार थी। क्यों ईआरसीपी पे समझौता नहीं हुआ? नहीं, पर वहां कमलनाथ की सरकार 9 महीने ही थी। नहीं, वहां कमलनाथ की सरकार 9-10 महीने ही थी। मतलब उस 9-10 महीने का वो एक ब्रीफ पीरियड था जिसमें ये बातचीत चल रही थी। कुल जितने भी महीनों की रही हो, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान रहे, उनके साथ भी समझौता नहीं हो पाया। जबकि शिवराज सिंह चौहान तो एक ऐसी शख्सियत है जो सौम्य है ना, वो इसलिए नहीं होता। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल किया कि आपकी डीपीआर कहां है, तो डीपीआर इनकी पहले बन चुकी थी और उस डीपीआर के अंदर जो डीपीआर इन्होंने बना के दी थी वो 70% वाटर डिपेंडेबिलिटी की, वाटर की आत्मनिर्भरता की वो उन्होंने बना करके दी थी। जबकि ईआरसीपी कोई किसी भी योजना को केंद्रीय योजना घोषित कराने के लिए वाटर को लेकर के आपको 75% की वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो ये तो काम इन्होंने किया ही नहीं था। अविनाश भाई, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के हिसाब से देखें तो ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है ना, ये इन्वर्ट तरीके से बेनिफिशियल होता है। मतलब अगर 90-10 का रेशियो है तो उतना बेनिफिशियल नहीं है, 10-90 का रेशियो है तो बेनिफिशियल हो जाता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। वही स्वप्निल जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। तो वाटर की जो डिपेंडेबिलिटी थी, जो रेशियो की जो बात थी, वो 75%। तो इन्होंने लटकाने भटकाने का काम किया। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर राजस्थान के विकास को लेकर के सरकार कांग्रेस की भी रही, विपक्ष का सरकार, आज ये सरकार, कल ये सरकार में थे, बीजेपी विपक्ष में थी। राजस्थान विकास अहम मुद्दा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा अहम मुद्दा। ठीक है, ठीक है। यशवर्धन जी, मैं अच्छा, टीकाराम जूली ने अपने बयान में आके कहा कि ये ईआरसीपी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और 10 सालों से सेंटर ने लटका के रखा। अव्वल तो ईआरसीपी का पहला प्रपोजल गए 10 साल हुए नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर ये कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट था तो फिर कांग्रेस विधानसभा में ये क्यों कह रही थी कि ईआरसीपी का नाम राजे या मुर्मू जी के नाम पर हो? ये ड्रीम प्रोजेक्ट किसका था? कौन लेकर आया था? आपको याद होगा। नहीं, विधानसभा में क्या कहा कांग्रेस ने? विधानसभा में ये मांग उठाई थी आपके कुछ चेहरों ने कि जो ईआरसीपी का नाम है उसका नाम या तो वसुंधरा राजे जी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि उनके शासनकाल में इसका इनिशिएशन हुआ था, और या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा जाए। तो आप भी ये एंडोर्स तो कर रहे हैं ना कि हाँ, स्टार्ट ये बीजेपी की साइड से हुआ, फिर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताना क्यों? नहीं, हाँ ठीक है, वो उनका ड्रीम था और हम इसको प्रोजेक्ट तक ले आए।
यहाँ तक कि जितनी भी बातें हुई, ये हुआ क्यों नहीं एमओयू, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शर्तें थी तो राजस्थान के हित की नहीं थी। अब इन्होंने क्या वहां पे आत्मसमर्पण किया है मध्य प्रदेश के सामने, ये जनता को बताने को तैयार नहीं है, ये एमओयू की कॉपी दिखाने को तैयार नहीं है, डीपीआर का पता बताने को तैयार नहीं है। और स्वप्निल जी, आपको ध्यान ही होगा कि मैं यमुना जल मामले में खुद लिटिगेंट हूँ हाई कोर्ट में। मेरी याचिका के कारण 31,000 करोड़ की डीपीआर 2021 में सेंट्रल वाटर कमीशन को भेज दी। 3 साल तक उस डीपीआर को मोदी सरकार दबाकर बैठी रही कि कहीं कांग्रेस को इसका श्रेय नहीं मिल जाए, कांग्रेस के राज में ये इनिशिएट नहीं हो जाए। यशवर्धन भाई, नहीं, यशवर्धन भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। अगर सेंटर डरा हुआ था तो फिर कांग्रेस ने हरियाणा चुनावों में वादा क्यों किया था कि हम आएंगे तो यमुना जल समझौता हटा देंगे? बिल्कुल गलत था। हमने इसकी आपत्ति भी उठाई जब ये हमने हमारे सामने ड्राफ्ट आया, तो हमने हमारी राजस्थान की लीडरशिप को कहा कि साहब ये गलत है, ये शर्त बिल्कुल, और हम इसको ट्राइब्यूनल में ले जाके इसको नलिफाई करवाएंगे। बिल्कुल गलत थी वो बात। मैं आपको आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि हमने हमारी यहाँ की लीडरशिप को बताया कि अगर इस तरह की कोई शर्त हरियाणा जोड़ता है तो राजस्थान की तरफ से हमारी पार्टी लीडरशिप को भी इस बात का आपत्ति उठानी चाहिए कि इस तरह की शर्त नहीं जोड़ी जानी चाहिए। नहीं, लेकिन यमुना जल समझौता ही निरस्त करने का वादा कांग्रेस कर बैठी थी हरियाणा में। निरस्त नहीं, फरवरी 2017 नहीं, आपके वादे में लिखा हुआ है यशवर्धन भाई, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम निरस्त कर देंगे, समझौता हटा देंगे। फरवरी 2024 वाला, फरवरी 2024 का जो एमओयू इन्होंने किया, फरवरी 2024 का जो इन्होंने एमओयू किया, उसके विषय में वो बात थी। हाँ, बिल्कुल सही है। मूल समझौते को रद्द कर ही नहीं सकते, वो तो 6 राज्यों के बीच का समझौता है आज। ठीक है, अविनाश जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। अविनाश जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। अविनाश जी, क्या जोड़ रहे हैं आप? मैं ये जोड़ना चाह रहा था, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कांग्रेस के हमारे बड़े भाई यशवर्धन जी से आपने एक सवाल किया कि आपने जब हरियाणा की सरकार थी और यमुना जल, आपने कांग्रेस की सरकार, मतलब कांग्रेस हरियाणा में अलग है और राजस्थान में अलग है, तो इनके पास क्या केंद्रीय नेतृत्व आज भी नहीं है? तो ये बात ये साबित करना चाह रहे हैं क्या डिबेट में बैठ के? ठीक है, नहीं है इनके पास, इसका मतलब कोई डिबेट, ठीक है, मतलब इनके पास कोई नेतृत्व भी नहीं है। ठीक है यशवर्धन भाई, अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि सिंसियरली बताइए कि क्या अगर मोदी जयपुर में आ भी जाते हैं तो वो आचार संहिता का उल्लंघन होगा? आप एथिकल ग्राउंड पर बोल सकते हैं, रूल के ग्राउंड पर नहीं। आचार संहिता का उल्लंघन तो जो मेरठ में 9 किलोमीटर के हाईवे का जो बना हुआ 9 किलोमीटर का हाईवे था, उसका किया तब भी नहीं था आचार संहिता का उल्लंघन था। कुछ चीजें मॉरली गलत होती है, लीगली सही हो सकती है। नहीं तो टीकाराम जूली एथिक्स पर सवाल उठाए ना, वो आचार संहिता का उल्लंघन क्यों कह रहे हैं? इससे तो लगता है कि आप डरे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बोल रहा हूं मैं कि आप तो लगातार इस बात को मेंटेन कर रहे हो ना कि भजनलाल सरकार ने 10 महीने में कुछ नहीं किया, तो उनको तो सातों सीटें हारनी चाहिए। एक कार्यक्रम से क्या इतनी हवा बदल जाएगी? तो इसका मतलब है उस आदमी में दम तो है। स्वप्निल जी, वो तो लोकसभा में ये हर सीट 5 लाख वोटों से जीतने वाले थे और 11 सीटें हार गए। वो तो जनता ने उसी वक्त देख लिया था। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से उपचुनाव के लिए, देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी खुद विधायक हैं, उनके सगे भतीजे विधायक हैं, और अब किरोड़ी लाल मीणा जी के सगे भाई को इन्होंने टिकट दिए। तो ये भाई भतीजावाद के खिलाफ भाजपा का बड़ा चुनाव अभियान है। तो मोदी जी को तो वहां जाकर परिवारवाद के खिलाफ भाषण देना चाहिए। दौसा में उन्होंने परिवार में से बंदा तो ढूंढ लिया, आप तो अभी बंदे भी नहीं ढूंढ पाए। हम तो इंतजार कर रहे हैं आपकी भी लिस्ट का पोस्टमार्टम करने के लिए, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। सुनिए, आरोप तमाम आ रहे हैं। पति पत्नी भाई भतीजा माँ बेटे सबके सब चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहां परिवारवाद नहीं होता है। नहीं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंगली एक सिनेरियो में बता रहा हूं, ये बड़ी शैलेंद्र भाई, मतलब विधानसभा में एक इतिहास होगा ये। अगर दौसा की सीट आप जीत ले जाते हैं तो पहली बार एक ही परिवार के 3 चेहरे एक साथ राजस्थान विधानसभा में होंगे। अभी तक हस्बैंड वाइफ या भाई भाई तो थे, ये पहली बार एक ही परिवार से 3 चेहरे विधानसभा में होंगे। ये अपने आप में इतिहास बनेगा। लेकिन ठीक है, मैं एक बार फिर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई कार्यक्रम आना भी है, कोई ऑफिशियल कार्यक्रम आना भी है, तो वो आ जाए ना वंस एंड फॉर ऑल, ताकि मामला खत्म हो। आगे पीछे होना तो है उद्घाटन, उसी डेट पर भी हो सकता है जिसकी चर्चाएं चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से हो सकता है। नहीं स्वप्निल जी, इस वक्त तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ना आप इस पे कोई टिप्पणी कर सकते। पीएमओ का क्या कार्यक्रम रहता है, पीएमओ जब जारी करेगा तभी सब को जानकारी होगी। लेकिन हमारा नियत और नीति स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की। फिर लटका क्यों नहीं, लटकाने की कोई बात ही नहीं। मैं तो बता रहा हूं हमारी नीति नियत विचारधारा स्पष्ट है। हम सत्ता के लिए शासन नहीं करते, हम जनता गरीब कल्याण के लिए शासन करते हैं, जनता की भलाई के लिए शासन करते हैं। टाइमिंग का क्यों वेट कर रहे हैं?
हम तो कर दें। टाइमिंग, हाँ बिल्कुल। डीपीआर जो ये जैसे कह रहे थे, डीपीआर पहले भी क्या इनको जानकारी थी क्या? 2018 में डीपीआर बन गई थी तो कितने डिपेंडेबिलिटी पे बनी थी, किसी को जानकारी नहीं थी, कोई वो सार्वजनिक थोड़ी हुई थी डीपीआर भी। आज ये एमओयू चिल्ला रहे हैं, डीपीआर जब बनी थी तब भी सार्वजनिक नहीं हुए थे, और ऐसे बहुत से एमओयू कांग्रेस पार्टी के समय में हुए, बहुत से समझौते हुए, तो क्या इन्होंने सारे सार्वजनिक किए? अरे वही हम धरातल पे लाना चाहते हैं उस चीज को। हमने समाधान की तरफ वो बढ़े, जो समस्या थी उसको हमने खत्म किया, एमओयू किया, दोनों स्टेट राजी हुए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। डीपीआर भी तो बन जाएगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में काम भी शुरू हो जाएगा। हमने बजट एलोकेशन भी कर दिया है, माननीय भजनलाल सरकार ने बजट एलोकेशन भी किया है, नौनेरा बांध बन के तैयार हो बजट गया है। एलोकेशन तो गहलोत राज में भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ वो था। गलत हुआ था, उन्होंने जो एलोकेशन किया था। पर अभी हम सही गलत पता कैसे लगाएं? हमारे पास मैं तो कुछ बता है रहा ही हूं नहीं ना, पता लगाने के बिल्कुल। लिए। वो कितने एमसीएम पे था ये तो देखते हैं आप, जो उन्होंने बजट एलोकेट किया था वो 1500 एमसीएम पानी भी नहीं मिल रहा था उसमें, तो हमने अभी 3700 एमसीएम पानी पे समझौता किया है, जो इसका लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को मिलेगा। ठीक, एक सवाल और है शैलेंद्र भाई, सिंपल सा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, खुलकर इतना तो बताया जा सकता है ना कि हमको मतलब प्रदेश को ईआरसीपी का दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है या नवंबर गिफ्ट मिलने वाला है, या वो मामला हैप्पी न्यू ईयर पे जाएगा? उद्घाटन के लिए वेट क्यों समझिए कर ना, रहे हैं? वो तो मूर्त रूप ले चुका है, ईआरसीपी का एमओयू हो चुका है, मूर्त रूप ले उद्घाटन चुका है। की बात कर रहा हूं। डीपीआर बिल्कुल निश्चित तौर पर, जब डीपीआर भी तैयार हो गई होगी और उसके बाद अगर उद्घाटन होता है तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को एक तोहफा ही मिलने वाला है। और ये तो एक सतत विकास की प्रक्रिया है जो पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझाएगा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने लटकाने का काम किया। एक और इसमें देखिए, नहीं आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी की नीति पे मेरे को शक इसलिए है, जब इनकी 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, यहां पर 98 से 2003 में गहलोत साहब की सरकार थी, तब इनको पूर्वी राजस्थान के लोगों के प्यास बुझाने की याद नहीं आई, तब इनको यमुना जल समझौता याद नहीं आया। आज आप देखिए, बिल्कुल यमुना जल समझौता क्यों नहीं याद आया? आप लागू ही नहीं करा पाए, आप लागू ही नहीं करा पाए, उसको मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप ईआरसीपी की कभी इनको याद नहीं आई, सेंट्रल में इनकी सरकार रही, राज्य में इनकी सरकार रही, ये परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की है। 2 सेकंड, राज्य भी तो सेकंड टर्म में ईआरसीपी लेकर आई है ना, कौन से फर्स्ट टर्म में लेकर आ गई? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हमारी परिकल्पना है, हम ही लेकर आए, हम ही ने सुध ली कि किस राज्यों को किस तरह से पानी देना है। बेसिकली उस स्ट्रगलिंग कमेटी की परिकल्पना है जिसको राज्य सरकार ने समझा, मैं ये मान सकता हूं। नहीं, लागू करना किसी और की, भाई आप देखिए विजनरी कौन था? भारतीय जनता पार्टी परिकल्पना था जो ईआरसीपी का कॉन्सेप्ट लेकर आया। सरकार के बिना कोई काम होता है क्या? सरकार ने उसमें पहल की, परिकल्पना ली, डीपीआर बनवाई, केंद्र में भेजी। लेकिन एक काउंटर का मौका मैं ईश्वरधन जी को दे रहा हूं, तो निश्चित तौर पर हमारी नीति नियत साफ है। और 10 महीने देखिए, किसानों के लिए भी हमने, यशवर्धन जी एक काउंटर का मौका मैं आपको दे रहा हूं, पेपर लीक माफियाओं को हमने खत्म करने का काम किया। आज पानी पे रुकेंगे यशवर्धन जी, एक काउंटर का मौका है आपके पास। कांग्रेस ने यमुना जल समझौता करवाया और समझौता होते ही विद इन 15 डेज उसका पूरा मसौदा जनता के बीच में सार्वजनिक था। पानी आ गया क्या यशवर्धन जी? पानी आ गया क्या? आप बताइए ना, पानी आ गया क्या राजस्थान को, शेखावाटी रीजन को? आज हमने जो समझौता किया है उसमें पाइपलाइन बिछेगी, आपको भी जानकारी है। 2 सेकंड, आप पानी ले आए क्या? हम पानी लाके दिखाएंगे, हम प्रतिबद्ध हैं। अभी भी नहीं आया, नहीं आया नहीं है पानी तो अभी भी नहीं आया। अरे तो कांग्रेस कौन सा समझौता कर पाई थी? हमने समस्या का समाधान किया, पानी भी जल्दी आएगा। स्वप्निल जी, पानी भी जब आएगा, जब आप शुरुआत करते हो किसी चीज की, जब आप शुरुआत करोगे तभी तो वो खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी समाधान में विश्वास करती है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ लटकाने में विश्वास करती है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। यशवर्धन जी 15 सेकंड आपके पास है, शॉर्ट में काउंटर करें, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। इन्होंने 3 साल तक 2021 से 24 तक 31,000 करोड़ की डीपीआर दबाकर बैठे रहे ताकि यहां पे जनता को पानी नहीं मिल जाए। कांग्रेस के राज में ये राजनीतिक बदले की बड़ी मिसाल है। ठीक है, इन्होंने राजनीतिक बदला लिया जनता के साथ। ठीक है, अविनाश जी क्लोजिंग कमेंट आपका इस पूरी डिबेट पर। देखिए स्वप्निल जी, मैं तो इतना जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और अगर वो इस योजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं तो ये आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूंगा कि ईआरसीपी की जो पूर्वी राजस्थान की जो योजना थी, जो सिंचाई के लिए और उनको पीने के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए, तो वो एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है और उस पर जल्द से जल्द क्रियान्वयन होके और क्षेत्र की जनता को उसका जल्द से जल्द लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।